नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करने वाले हैं कुछ इशू पर। क्या क्या इशू होगा तो पहले ही मैं अब क्लियर कर देता हूँ वीडियो बनाने का क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य होगा थोड़ा सा गाइडेंस से संबंधित चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें आपका एग्ज़ाम 30 सितंबर को है, तो उसको लेकर थोड़ा सा एक मार्गदर्शन का होगा। और जब भी मैं बनाता हूँ इस तरह के वीडियो थोड़ा सा डिटेल में होता है, क्योंकि वाकई उद्देश्य होता है किसी को कुछ समझा पाना। 30 मिनट अगर आप देखें तो 30 मिनट के बाद आपके हाथ में कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई देख भी लिया, फोकट का मोटिवेशन सुन के चले गए, इस तरह का नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा उद्देश्य होगा आंसर राइटिंग को लेकर। आंसर राइटिंग, कुछ अच्छे आंसर मैं दिखाऊंगा, कुछ सवाल मैं आपको दिखाऊंगा। जिन लोगों ने मेंस दिया हुआ है उनकी स्थिति को भी मैं बताऊंगा कि मेंस दिए हुए बच्चे भी साधारण सवालों में वो गलतियां करते हैं जो आप सभी करते हैं, इसलिए आपको मार्क्स नहीं मिल पाता है एग्ज़ाम में, है ना। तो मॉडल आंसर और कुछ आंसर ऐसे जिसमें कमियां हैं, सवाल, इन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अभी से लेकर 2 हिस्सों में मैंने बनाया हुआ है, आपको मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। इससे पहले ही मैंने कोशिश किया था, क्या कोशिश करूँगा मैं कि भाई 30 सितंबर से लेकर 30 सितंबर आपका एग्ज़ाम है, टारगेट है आपका। तो अभी जैसे 30 दिसंबर से 30 जून तक का आपका टारगेट बन जाए, अच्छा खासा सा टारगेट बन जाए एक। और फिर 30 जून से, है ना, 30 जून से 30 सितंबर के लिए 3 महीने का आपका टारगेट बन जाए। तो ये कोई समय आपका बर्बाद ना जाए, थोड़ा सा भी बर्बाद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर सीरियसली आपको बीपीएससी देना है ना 30 सितंबर का गुरु, तो एक चीज़ ध्यान रखना, 30 सितंबर 2024 को अगर आप सही से नहीं दे पाए ना एग्ज़ाम, तो फिर एक साल वेट कीजिएगा। 2025 के 30 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, 2026 के जनवरी में आप पेपर दोगे मेंस का, और वो अगर पास करोगे तो 2026 ईस्वी में जाकर रिजल्ट आएगा आपका। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस चक्कर में पता चला 2030 आ गया। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जो 10 महीने आपके लिए मिले हैं ना, ये बहुत ही कम 10 महीने हैं आपके लिए, बहुत ही कम है, बहुत ही कम समय है 10 महीने। अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये जितने सब्जेक्ट हैं, एक महीने भी देंगे तो मेंस के लिए समय ही नहीं मिलेगा आपको। कितने सब्जेक्ट हैं भाई अपने पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, उसके बाद से बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर है, और भी कोई सब्जेक्ट, साइंस तो छूट ही गया। इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं पीटी मेंस मिलाकर। निबंध का पेपर अलग से आता है। 10 महीने मजाक है इतने सारे सब्जेक्ट के सामने। एक महीने भी नहीं दे सकते हैं आप इन सभी सब्जेक्ट को। रिवाइज़ कब करेंगे मुझे ज़रा बताइएगा। तो इसलिए हमेशा मेरा कोशिश होता है कि आपको सच बताकर सही रास्ता दिखाया जाए। बाकी दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो बस चीज़ों को देखकर आगे बढ़ जाएंगे, और एक वो होंगे जो फॉलो करेंगे इन चीज़ों को। तब आप किस तरह के हैं ये आपको डिसाइड करना है। बाकी चलिए पहले सवाल कुछ और आंसर को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद पूरा संपूर्ण गाइडेंस पर हम लोग आएंगे, हर चीज़ को डिटेल में समझेंगे। और डिटेल में समझने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि आप एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज का दे रहे हैं, तो मजाक तो कतई नहीं होता है। अगर आप 2024 के सितंबर को टारगेट नहीं कर पाएंगे तो 2025 के सितंबर को कीजिएगा। उसका रिजल्ट आएगा कब, तो 2025 के नवंबर महीने में, है ना। तो बहुत समय निकल जाएगा आपका, बहुत सारा समय निकल जाएगा। इतना समय आपको मिलेगा भी नहीं घर से कि तैयारी कीजिए वगैरह वगैरह। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जो समय है उसी को फोकस करके पढ़ लीजिए थोड़ा सा ढंग से, है ना। देखिए पहला सवाल क्या है, सवाल में मैंने हमेशा बताया है, एक सवाल को लेकर मैं ये भी बोल देता हूँ, अपना पेड ग्रुप चलता है, पेड ग्रुप आंसर राइटिंग के लिए। अगर आप 6 महीने अभी से रोज़ लिखेंगे भी ना, तो भी आपकी पीटी में सिलेक्शन का चांस मैं बढ़ा दूँगा। 6 महीने अगर आप रोज़ लिखेंगे भी मेरे साथ सब्जेक्ट वाइज, अगले मंडे को मैं पूरी आपको एक टॉपिक दे दूंगा, किन किन टॉपिक को पीटी और मेंस के लिए पढ़ना है, सभी को दूंगा टॉपिक। लेकिन पेड ग्रुप में उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगा, है ना। और टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। सप्ताह में 2 दिन निबंध देने की कोशिश करता हूँ, कभी कभार एक भी निबंध हो जाता है। सैटरडे को निबंध या कोई भी आंसर लिखने के लिए नहीं देता हूँ, सैटरडे छुट्टी रहता है। और उसके अलावा बाकी सभी दिन आंसर लिखने के लिए आपको सवाल मिलता है। 299 पर मंथ का है। जो पुराने बच्चे थे मेरे बहुत सारे हैं, उनके लिए तो 200 ही पर मंथ है। 2 ग्रुप चलता है, दोनों में रेट एक ही है, कोई ऐसा अलग अलग नहीं है। और 1600 है आपका 6 मंथ का। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो 6 महीने का, कुछ भी अलग नहीं है, दोनों ग्रुप में एक ही है, बस एक ग्रुप में ज़्यादा कॉपी हो जाती है, इसलिए 2 ग्रुप में हमने बांटा हुआ है। पुराने स्टूडेंट जो बहुत पहले से ऐड थे, अब तो बंद हो गया है, उनके लिए 200 ही था। अब तो जो भी नए ऐड होते हैं उनके लिए 300 ही है। तो आप ग्रुप में जुड़िएगा ज़रूर,
क्योंकि करंट अफेयर जीएस सबका आपको मैं तैयार करवाता हूँ। तो फ्रॉड वाला ग्रुप नहीं है अपना। बहुत सारे बच्चे आते टेलीग्राम में बोलते हैं कि फ्रॉड ग्रुप बहुत सारे हमने ज्वाइन कर लिए, पैसे लेकर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। 24 आवर का डेडलाइन होता है कि आप कोई भी आंसर भेजेंगे तो 24 घंटे के अंदर गारंटेड चेक होकर आपको मिल जाता है। कभी कभार एक आध घंटे ऊपर हो जाता है। आज तक किसी ने ये कंप्लेन नहीं किया कि मेरा आंसर आज तक चेक ही नहीं हुआ, आप मैंने भेजा। नॉट अ सिंगल कॉपी। ओके, मैं जो बोलता हूँ वो डिलीवर करता हूँ, तभी इतने बच्चे हैं मेरे पास, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आंसर पहले सवालों को ज़रा समझिएगा, सवाल क्या है, उसके बाद हम लोग गाइडेंस पर आएंगे। पूरा सीक्वेंस वीडियो देखना है। सवाल को किस प्रकार से लिखा जाता है, अब इसका ज़रा इंट्रो देखना शुरू कीजिए। देखिए क्या क्या होता है। आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहला चीज़ चाहिए होगा आपको कंटेंट। जो आप पढ़ेंगे तो आपके पास आएगा, धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, आपको टॉपिक देता जाऊंगा मैं, लिखते जाएंगे, इतने सारे टॉपिक तैयार हो जाएंगे। ज़रा सोचिए कि सप्ताह में अगर आप 7 दिन एक एक दो टॉपिक तैयार कर रहे हैं सिर्फ आंसर राइटिंग के बहाने, आप अपना छोड़ कर, तो भी आपका कितना सारा टॉपिक अभी से तैयार होगा 6 महीने में। देखिए इस सवाल को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आज ही मैंने सवाल दिया था, कल मैंने दिया था। आज तो वामपंथी उग्रवाद पर है, कल मैंने सवाल दिया था। कुछ आंसर भी मैं दिखाऊंगा। इस सवाल में 2 इसके हिस्से हैं। कई सारे सवाल इस तरह के होते हैं सीधे सीधे, वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं। संभावना, कई सारे होते हैं प्रभाव, चुनौती, है ना, परिणाम, ये सब अलग अलग कीवर्ड हैं। प्रकृति, ये सब अलग अलग कीवर्ड हैं। सबके आंसर अलग अलग बनेंगे। एक ही सवाल में ये सब कुछ मैं दे दूं और एक ही सवाल के लिए अलग अलग बस कीवर्ड अलग अलग करके मैं सब दिन एक ही सवाल दूं, 7 दिन 7 कीवर्ड के साथ सवाल दूं, सबके आंसर अलग अलग बनेंगे। और नंबर देने में इसीलिए मैं कटौती करता हूं ताकि आप सीखने पर भी फोकस करें। जिनका मेंस एग्जाम है वो अगर लिखते हैं तो उनको मैं ज़्यादा नंबर देता हूं आजकल, क्योंकि उनका मेंस है, उनका मोराल हाई रहना चाहिए। अब देखिए इससे सवाल क्या क्या है। भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावना, इसका कीवर्ड पहचानिए। हमेशा मैंने बोला है कीवर्ड्स को घेरते चलना है। गाइडेंस पर मैं आऊँगा, पहले ये सीख लीजिए। ये कहीं कोचिंग में भी आपको नहीं सिखाएगा कोई, बहुत ही बारीकी से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कीवर्ड्स को पहचानिए, उसी के हिसाब से आंसर लिखिएगा। सर्च कर लिया कीजिए कीवर्ड्स को गूगल पर कि भाई भारत में सौर ऊर्जा की क्या क्या संभावनाएं हैं। पोटेंशियल बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है। देखिए संभावनाओं में क्या होता है ना कि भारत में ऐसे कौन से कंडीशन हैं जिसके कारण से भारत में सोलर ऊर्जा स्थापित की जा सकती है। पहला हो सकता है भौगोलिक कंडीशन ऐसा है भारत का। क्यों है भाई, तो भारत कर्क रेखा पर बिलोंग करता है। अपने देश में कर्क रेखा गुजरती है दुनिया में, और कर्क रेखा वाले क्षेत्रों में अधिकांश सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। सोलर हीट हमें अच्छा खासा मिल जाता है। उसके अलावा क्या हो सकता है कि भारत सरकार की प्लानिंग है कि आने वाले समय में हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में शिफ्ट करेंगे, यानी कि हमारे इकोनॉमी को हमें ग्रीन बनाना है। तो इसके कारण से और सारी संभावनाएं बनती है, मार्केट बनता है। हमने कुछ टारगेट डिसाइड किया हुआ है 2030 तक के लिए, 2035 तक के लिए, 2032 तक के लिए, 2050, 2070। इसके कारण से भी सोलर एनर्जी की संभावनाएं हैं। उसके अलावा क्या है, आपने कोई भी एग्जाम्पल किसी ने भी नहीं दिया, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट अभी तक मुझे दिखा है। गुजरात का अपने पास एग्जाम्पल है गुरु, वहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट और नहरों के ऊपर में सोलर पैनल बहुत सारे लगाए गए, जिससे जल का भी संरक्षण होता है और साथ ही साथ में सोलर एनर्जी भी हमें मिलता है। तो बहुत सारी भारत में नहरें हैं, बिहार में बहुत सारी नहरें हैं, उनको ढकने के लिए सोलर पावर का इस्तेमाल किया जा सकता है, सोलर प्लेट का। उसके अलावा दक्षिण भारत का अपने पास एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक बड़े से डैम पर हमने क्या किया, सोलर पैनल पूरा बिछा दिया। हमारे देश में डैम की कमी नहीं है। इससे क्या हुआ, जल का भी संरक्षण हो गया, वाष्पीकृत होकर जल उड़ नहीं गए सारे, और सोलर एनर्जी भी हमें मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही बिहार में ही तालाबों में, दरभंगा में, उसके बाद से कोसी में, सुपौल में, नदियों के ऊपर में सोलर पैनल लगाए जा रहे। इतनी सारी नदियाँ हैं, इतने सारे पुल हैं, इतने सारे सड़कें हैं, इतने सारे नहरें हैं, परचेजिंग पावर है लोगों के पास, लोग घर पर भी लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों को क्या किस में जोड़ेंगे आप, प्रचुर संभावनाओं में जोड़ते चले जाएंगे। हमारी इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है ग्रीन की तरफ में, तो रटाया पॉइंट की जगह पर अगर कुछ क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हैं तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। नहीं तो लिख तो सभी ही रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, वही एवरेज नंबर 3, 3.5, 4 में बिठाते चला जाऊंगा। उससे आगे बढ़ने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत कहाँ से आएगा, यही इसी तरह के क्रिएटिविटी से, सोच से आएगा। आप सोच क्यों नहीं रहे हैं कि नहरों पर क्यों नहीं लगा सकते, हम नदियों के ऊपर क्यों नहीं लगा सकते, डैम के ऊपर क्यों नहीं लगा सकते, रूफ टॉप को हम बढ़ावा दे रहे हर घर पर लगाने के लिए, तो वो भी तो संभावना है, डिमांड बढ़ रही है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल तो करते है ना। एनएच के किनारे भी हम लगा रहे हैं, हमारे पास बंजर भूमि है, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक में, इन सभी जगहों पर हम लगा सकते हैं। सूर्य की ताप भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको खुद से लिखना पड़ेगा। सभी लोग एक ही टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें से सोच कोई कितना पाता है, अपनी तरफ से कितना इनपुट जोड़ता है, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए।
इनपुट नहीं जोड़ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने मेंस दिया वो भी नहीं कर पा रहे, धीरे धीरे ही होगा। यही चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। दूसरा देखिए हिस्सा क्या है सवाल का, क्षेत्रीय विभिन्नताएं। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एग्जाम में आपने कई बार देखा होगा सवाल के सामने लिखा रहता है 5+5। 10 नंबर को 10 नहीं लिखते हैं, सीधा 5+5 लिखते हैं। एग्ज़ाम जब देने जाइएगा तो ध्यान में रखिएगा, इसका मतलब होता है कि सवाल के 2 पोर्शन हैं, एक के लिए 5 नंबर, दूसरे के लिए 5 नंबर आपको मिलने वाला है। तो अगर नहीं आ रहा हो तो सवाल का जो भी हिस्सा आ रहा हो उतना भी लिख के आ जाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा। आधा हिस्सा आ रहा है सवाल का तो आधा लिख कर आ जाइए, नंबर आपको मिलेगा एग्जाम में। लेकिन मैं नहीं देता हूं नंबर इस प्रकार से। अब क्षेत्रीय विभिन्नता पर आते हैं। क्षेत्रीय विभिन्नता और कर्क रेखा दोनों के लिए भारत का मैप बनाना बहुत ज़रूरी था। आपको ये बताना पड़ता क्षेत्रीय विभिन्नता दिखाने के लिए कि इस क्षेत्र में ज़्यादा सूर्य की ताप प्राप्ति होती है, यहाँ पर ज़्यादा सूर्य की ताप प्राप्त होती है। तमिलनाडु और केरल के पास, तमिलनाडु के पास, केरल नहीं, तमिलनाडु और कर्नाटक के पास भी सूर्य की ताप अच्छी खासी मिलती है क्योंकि विषुवत से नज़दीक है। और भी बहुत सारी जगह हो सकती है जहाँ पर सूर्य की ताप हमें ज़्यादा मिलता है। इन चीज़ों को मैप के थ्रू आपको दिखाना चाहिए। क्यों दिखाना चाहिए मैप के थ्रू? क्योंकि क्षेत्रीय विभिन्नता को आप केवल स्टेटमेंट बनाकर नहीं दिखा सकते हैं। वही रटा रटा आप अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट लिख रहे हैं, तमिलनाडु से शुरू करके अरुणाचल प्रदेश तक जा रहे, राजस्थान की बात कर रहे हैं। अब जब भी आप इस तरह की क्षेत्रीय विभिन्नता लिखते हैं तो आप उसमें साथ में एग्जाम्पल भी लिखेंगे। परफेक्ट आंसर की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल क्या देंगे आप? एग्जाम्पल में लिखेंगे कि राजस्थान में हाल ही में बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है, अभी हाल ही में कर्नाटक में बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है, उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास में बहुत बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगाया गया है। ये सब चीज़ें कब उपयोग करेंगे आप? आंसर राइटिंग में ही तो उपयोग करना है। इन्हीं सब चीज़ों को लिख दीजिए। उसके बाद चुनौती लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो गया, आपको मार्क्स मिल जाएगा। ये यूपीएससी का सवाल था प्रीवियस ईयर का। बच्चे चेप कर मुझे भेज रहे, मुझे भी पता है कि आप लोग छाप कर भेज रहे हो मुझे, लेकिन छाप कर ही भेजो, लेकिन कुछ तो अपनी क्रिएटिविटी जोड़ो। नहीं जोड़ोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल कौन सा डिस्कस करना था? ये प्रकृति था, ये लगभग सभी बच्चों ने अच्छा लिखा था, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आई सभी को। अब देखिए अगला सवाल कौन सा है। अगला सवाल ये है, ये सवाल डिस्कस करना बेहद ज़रूरी हो जाता। अभी मैं आंसर पर भी ले चलूँगा, कुछ आंसर मैं दिखाऊंगा आपको। क्यों डिस्कस करना बेहद ज़रूरी है? क्योंकि इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट ने कचरा कर दिया था। मुझे नहीं उम्मीद थी, मुझे पहले पता भी था कि ये वही चीज़ करेंगे गलती जो ये आज तक करते आ रहे हैं। सब ने चंपारण आंदोलन डिटेल में लिखा, चंपारण आंदोलन डिटेल में लिखा, जो कि सवाल में पूछा ही नहीं गया था। गांधी जी के बारे में और जो शुक्ला जी हैं उनके बारे में, सबके बारे में लिखा। गांधी जी का पीएनआर नंबर तक लिखने की कोशिश कर रहे थे, किस ट्रेन से आए, पहले दायां पैर नीचे रखा कि पहले बायां पैर नीचे रखा ट्रेन से उतरते समय। ये सब पूछा ही नहीं गया आपसे, कुछ नहीं पूछा गया। ये सब लिखोगे तो आपको 2 नंबर देगा, 1 नंबर देगा, 1.5 नंबर देगा, क्योंकि ये सब तो पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है भाई? स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। चंपारण सत्याग्रह के बारे में नहीं पूछा गया है, बस इंट्रो लिखना है उसके बारे में। इसमें पूछा गया कि स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। स्वाधीनता संघर्ष का मतलब है पूरा का पूरा स्वतंत्रता का आंदोलन, स्वतंत्रता का आंदोलन, पूरा का पूरा फ्रीडम इंडिपेंडेंट जो मूवमेंट है, हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, वो पूरा आंदोलन 1917 के पश्चात जो पूरा आंदोलन है, वो पूरे आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा चंपारण का, ये पूछा गया है आपसे। और कुछ नहीं पूछा गया था, यही पूछा गया था आपसे। ये अगर आप नहीं लिख कर आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। भले आप चंपारण के कुछ भी लिख कर आ जाएं, कुछ भी नहीं, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। चंपारण की एक कहानी बताता हूँ, क्या प्रभाव पड़ा था इसका। क्या है किस्सा चंपारण का? चंपारण का एक किस्सा है कि कस्तूरबा गांधी और महात्मा गांधी जी दोनों लोग गांव-गांव घूम रहे थे। और चंपारण की गरीबी का हाल मैं बताता हूँ, क्यों ये निर्णायक मोड़ था, क्यों पहली बार देश की बहुत बड़ी आबादी जुड़ी थी। चंपारण में जब कस्तूरबा जी एक घर पे गई और उन्होंने घर के अंदर से आवाज़ लगाई कि कोई है तो बाहर आइए, तो घर के अंदर से एक महिला ने आवाज़ दिया कि अभी मैं बाहर नहीं आ सकती। इन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने बोला कि आपको मैं इससे अंदाज़ा लगाता हूँ कि कहाँ तक ये आंदोलन पहुँचा था। कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो उन्होंने बोला कि मैं महिला हूँ और घर में एक ही वस्त्र है जो पहनकर अभी कोई और दूसरी बाहर गई हुई है, इसलिए मैं बिना वस्त्र के हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती हूँ। ये गरीबी का आलम था कहाँ पर? तो चंपारण में। पहली बार देश का कोई इतना बड़ा नेता जो साउथ अफ्रीका में आंदोलन कर चुका था, जिसने देश में बहुत बड़े बड़े आंदोलन करने की क्षमता थी उसके अंदर, कांग्रेस के अंदर पकड़ थी। पहली बार इतने गहराई तक समाज के भीतर पहली बार कोई नेता पहुंचा था। गांव जो है वो पहली बार ये महसूस कर रहा था कि उसकी भी कोई आवाज़ है इस अंग्रेजी राज में।
चंपारण केवल चंपारण नहीं था, भारत के अधिकांश आबादी जो है उस समय 80 से 90% आबादी और 80 से 90% भारत जो था वो ग्रामीण भारत था। ये आंदोलन से जुड़ा पहली बार, इसलिए चंपारण का भावनात्मक महत्व ज़्यादा है। उसका परिणाम जो निकला वो तो छोटा मोटा महत्व है, अंग्रेज मान गए, ये सब जो चीज़ें हैं ये छोटा मोटा महत्व है। उसका बड़ा महत्व क्या था कि भारत के लोगों के लिए पहली बार आंदोलन किया गया था। नहीं तो इंडिया के लोगों के लिए आंदोलन होता था, स्वदेशी आंदोलन शहरी लोगों का आंदोलन था। सिविल सर्विसेज में एज कम कर दो, ये शहरी लोगों का आंदोलन था। गांव का कोई आदमी तो पेट भर के खाना नहीं खा रहा है, 2 वस्त्र नहीं है उसके पास, वो क्या सिविल सर्विसेज और बाकी चीज़ों से जुड़ेगा? वो कहाँ से जान रहा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवाद क्या है, और कौन सा था, गरम दल क्या है, नरम दल क्या है, और हमें अधिकार चाहिए, संवैधानिक अधिकार चाहिए, सब कहाँ जान रहा है ये आदमी, सामान्य आदमी। तो ये था चंपारण का महत्व। इसी को आपको पॉइंट में लिखना था कि पहली बार किसानों का मुद्दा यूपीएससी ने 2019 ईस्वी में सवाल पूछा पीटी में। 2019 में यूपीएससी ने सवाल पूछा पीटी में कि चंपारण का क्या महत्व था। तो उसमें पीटी में था कि किसान पहली बार अहिंसक तरीके से एक मास लीडर के तरफ में झुके और जुड़े आंदोलन से, राष्ट्रीय आंदोलन से किसानों ने पहली बार जुड़ाव यहीं से महसूस किया। इसके बाद आपको दिखते हैं अवध किसान सभा, बहुत सारे किसान सभाओं का गठन होता है। तो ये था महत्व इसका, ग्रामीण भारत और कांग्रेस का जनाधार, जो जनाधार शहरी सीमित वर्गों तक, एक होता था उदारवाद, एक होता था उग्रवाद, लेकिन दोनों शहरी वर्ग था, इन्हीं तक जुड़ा हुआ था। वो कहाँ तक पहुँचा? गांव के गरीब, दलित, कुचले, मजदूर लोग वो आंदोलन में पहली बार शामिल हुए थे। ये था इसका महत्व। इसमें चंपारण नहीं लिखना था, महत्व लिखना था इसका। ओके, तो ये 2 सवाल मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा एक और सवाल है जो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। ये रहा ये सवाल, ये तो बहुत सारे बच्चों ने अच्छा लिखा था, बीपीएससी प्रीवियस ईयर का है तो सही लिखा था सभी ने लगभग में। ये है सवाल, बिहार सरकार द्वारा आयोजित बिहार निवेशक सम्मेलन का बिहार की इकोनॉमी और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिहार निवेशक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसे 50 लाख करोड़ नहीं, सॉरी 50,000 करोड़ का निवेश आया बिहार में। इसका मैंने पूछा था बिहार के समाज और इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इकोनॉमी में जीएसडीपी बढ़ जाएगा, कमाई लोगों की बढ़ जाएगी, राज्य का सरकार का टैक्स बढ़ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, स्कूल कॉलेज बन सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सकता है, थोड़ा सा निवेश बढ़ेगा, सेवा सेक्टर का योगदान बढ़ सकता है और पलायन कम हो सकता है। ये सब कुछ आपको लिखना था। लेकिन प्रभाव हमेशा, सकारात्मक प्रभाव तो आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन नकारात्मक प्रभाव में आप लोग चूक जाते हो। जहाँ पर भी इस तरह के पॉइंट आते हैं तो वहाँ पर नकारात्मक प्रभाव पर ध्यान जरूर केंद्रित किया कीजिए, क्योंकि ज़रूरी होता है, नहीं तो सवाल आपका अधूरा होता है। पॉल्यूशन की समस्या हो सकती है, असमानता बढ़ सकती है, शहरों पर बोझ बढ़ेगा। बिहार के शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इतने सारे लोग अगर और आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं शहरों पर बोझ बढ़ेगा, क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी। बिहार में आप कहाँ पर उद्योग लगा रहे हो ये मायने रखता है। आप यहाँ पर लगा रहे हो, यहाँ पर लगा रहे हो, यहाँ पर लगा रहे हो, यहाँ पर लगा रहे हो। इसके अलावा क्या था, उद्योग धंधों में केवल और केवल शिक्षित और स्किल्ड वर्कर्स को जो रोजगार मिलेगा। एक चीज़ किसी ने यूज़ नहीं किया कि सारे के सारे प्राइवेट कंपनियाँ आ रही हैं। अब सुनिएगा, यही तो होता है कि जोड़ना चीज़ों को आना चाहिए। कुछ दिन पहले आपके पास कास्ट सेंसस और अलग अलग सेंसस, बिहार के एक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस आया था, जिसमें बताया गया था कि सबसे गरीब तबके किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उनको कहाँ फ़ायदा हो रहा है इन सब चीज़ों से, मुझे बताइएगा ज़रा। तो ये चुनौती में आपको लिखना चाहिए था ना कि सरकार को इस प्राइवेट कंपनियां जो आ रही हैं उनके लिए कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाना चाहिए कि समाज के दबे कुचले लोगों को भी थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे भी पता है कि ये चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां अपने टर्म एंड कंडीशन पर काम करेंगी, लेकिन आप तो पॉइंट लिख सकते थे ना, क्यों नहीं जोड़ पा रहे आप इन चीज़ों को अपने आंसर से? ठीक है, अब कुछ आंसर दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग गाइडेंस पर आ जाएंगे। इस सवाल को ज़रा देखिए और इसके आंसर को देखिएगा। एक मॉडल आंसर मैंने लिया है, सभी ने प्रयास बहुत अच्छे करते, बहुत पढ़ रहे हैं यार, ये तो है, ये मैं मानता हूँ, बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, लेकिन इसी प्रकार से मेहनत 10 महीनों तक कंटिन्यू कीजिए, ठीक ना। देखिए ये एक स्टूडेंट का कॉपी है, मैंने लिया है एटेंडम ग्रुप से। कहीं पर कोई बहुत अच्छा लिखता है, ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन किसी कॉपी में कुछ खामी रह जाती है, तो आप सबके लिए हो जाता है कि भाई दिखा तो दो कि कहाँ पर क्या कमी रह जाती है किसी आंसर में। सबसे पहला सवाल लोगों का होता है शुरू कहाँ से करें, यहीं से शुरू करना होता है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। जो समझ में आ रहा है पहले दिन लिख दीजिए कॉपी पर। कोई आप पहले दिन में बेस्ट आंसर नहीं लिखेंगे, पहले दिन में आप बेकार लिखेंगे, घटिया लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे तो ना।
लिखना तो एटलीस्ट शुरू करो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो पता नहीं। जीवन में आज तक 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आज तक एक पेज नहीं लिखा आंसर, एक पेज नहीं लिखा। सच कह रहा हूँ मैं, कई सारे लोगों से बात होती है, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आज तक जीवन में एक निबंध नहीं लिखा उन्होंने। क्या तैयारी कर रहे हो आप, मुझे बताइए। कब आएगा वो शुभ घड़ी जब आप निबंध लिखने की कोशिश करें? 30 सितंबर के बाद भी वो शुभ घड़ी नहीं आएगा, सोचते ही रह जाएंगे आप। इसलिए सोचना बंद कीजिए, आज ही कॉपी कलम उठा के जो मन में आ रहा है वही लिख दीजिए। 10% समझ में आ रहा है वही लिखो यार, लेकिन लिखो तो फोबिया तो भगाओ अपने अंदर से कम से कम, है ना। भारत में सौर ऊर्जा के प्रचुर संभावनाएं। सवाल पढ़ते ही कीवर्ड्स घेरना आना चाहिए, प्रैक्टिस होते होते हो जाएगा। हालांकि इसके विकास में क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन कीजिए। बस यही तो सवाल है। भारत में सौर ऊर्जा प्रचुर संभावना और उसके क्षेत्रीय विकास के बारे में बताना है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। इसका इस्तेमाल पेड़ पौधे जीव जंतु आजकल विद्युत उत्पन्न में भी किया जाता है। ये डेफिनेशन इन्होंने सौर ऊर्जा का लिखा है। लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, कोई खास इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर आपसे आंसर लिखवा रहा है तो उसको पता है कि आपको सोलर एनर्जी के बारे में पता होगा, है ना। सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं सूर्य से जो एनर्जी मिलती है उसको सोलर एनर्जी कहते हैं, बात खत्म, है ना। भारत में सौर ऊर्जा तेजी से विकसित हो रही है ना। 2020 तक देश के और क्षमता 35.12 गीगावाट पहुंच गई है। भारत सरकार ने 2022 के लिए 20 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा है, जो 4 साल पहले प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, 2022 के लिए रखा है। इससे क्या पता चलता है कि 2022 के लिए कितना रखा था, 20 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया था, जो प्राप्त कर लिया है। तो यानी कि इन्होंने एक डेटा भी दे दिया। डेटा जरूरी होता है इस तरह के आंसर में। जब भी लिखिए आंसर तो कोशिश कीजिए उससे संबंधित कोई भी आंकड़ा हो, सर्च कर लिया कीजिए गूगल पर। एक अलग से कॉपी बना लीजिए जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा को लिखते जाएंगे आप। पतला सा रख लीजिए या कोई सामने पेज चिपका कर रख लीजिए और उसको आंसर में यूज़ करते जाइएगा। आंकड़ों के साथ लिखा कीजिए जरा से आंसर को, आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। देखिए अगला क्या आ गया, ये डायरेक्ट क्षेत्रीय विविधता पर आ गए। क्यों आ गए क्षेत्रीय विविधता पर? क्षेत्रीय विविधता से पहले संभावना भी तो था, संभावना भी तो लिखना है। संभावना नहीं लिखा आपने। उसके बाद इन्होंने राजस्थान के कच्छ रेगिस्तान सूर्य का उच्च ताप प्राप्त होता है। हमें क्या पता कच्छ कहाँ है भाई, कच्छ कहाँ है भाई, हमें क्या पता कच्छ कहाँ है, हमें नहीं पता, हमें बताओ। तो ऐसे मैप बनाकर बताओ कि यहाँ पर कच्छ रेगिस्तान है राजस्थान में, और गुजरात के कच्छ रेगिस्तान में राजस्थान, और कच्छ रेगिस्तान गुजरात का इलाका। ऐसे घेर कर बताइए मैप बनाकर। किसी को क्यों पता कच्छ कहाँ है, तो बताना पड़ेगा ना आपको ये चीज़। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम जैसे पूर्वी राज्यों से औसत सूर्यताप 4 किलोवाट पर मीटर से नीचे प्राप्त होता है। उष्णकटिबंध के निकट राज्य में सूर्यताप इन्हें सभी जो भी लिखा है उसके मतलब इन्होंने ये बोला है कि उष्णकटिबंध के निकटवर्ती राज्य में मिलता है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसे लिख देते हैं जो मुझसे पढ़ा भी नहीं जा रहा होता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो पठनीय कम से कम लिखिएगा और अर्थपूर्वक लिखा कीजिए। ठीक है, अपने मन से पॉइंट्स बनाने की कोशिश कीजिए, सबसे बेस्ट वही होता है। मुझे पढ़कर पता चल जाता है कि ये किताबी भाषा होगा या इन्होंने खुद से बनाया होगा। यकीन मानिए दिन में करीब मैं 50, 60, 70, 80 तक कॉपी चेक करता हूँ, तो इतना तो पता चल जाता है कि किसने कहाँ से क्या लिखा है। ठीक है, जब भी आप अपने से लिखने की कोशिश करते हैं ना, तो वो पढ़कर अच्छा लगता है कि हाँ किसी ने अपने से लिखने की कोशिश की है। ठीक है, अगला क्या है, सौर ऊर्जा कार्यक्रम की चुनौती। अब इन्होंने चुनौती लिख दी है। विभिन्नताएं थोड़ा सा इन्होंने लिखा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, जिससे इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे जगहों पर, झीलों, खेतों, इन सब जगहों पर हम लगा सकते हैं। तो विभिन्नताएं आपको लिखनी थी पहले, उसके बाद से संभावना पहले लिखना था, फिर विभिन्नता। बहुत आसान सवाल था ये, और इस सवाल में मैप बनाना इंडिया का बेहद ज़रूरी होता है। बिना मैप बनाए कभी भी इस तरह के सवालों को मत लिखिएगा। ओके, तो ये इस सवाल की खामी थी। एक अच्छा आंसर भी मैं दिखा देता हूँ, अच्छा नहीं मॉडरेट लेवल का। ठीक है भाई, अच्छा लिखा है उन्होंने, कोशिश तो अच्छा किया है। उसके बाद से हम लोग अपने गाइडेंस की तरफ में बढ़ जाएंगे। अगला जो इन्होंने आंसर शुरू किया है, उन्होंने डेफिनेशन शुरू किया था, इन्होंने कॉप से शुरू किया है। कॉप में बहुत सारे वार्तालाप हुई है रिन्यूएबल एनर्जी पर, तो वहाँ से शुरू किया। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर करंट से संबंधित सवाल है ना, तो कोशिश कीजिए कि इंट्रो में करंट को शामिल करें। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि बहुत दिनों में बहुत सारा बढ़ गया है हमारा, और क्षमताओं के बारे में लिखा है। उसके बाद संभावना के बारे में लिखा है। संभावना के बारे में कम पॉइंट लिखा है। ये जो चित्र बनाया है पृथ्वी पर भारत को दिखाने से अच्छा था कि आप भारत का मैप बनाकर उसमें दिखा दीजिए कर्क रेखा गुजर रहा है, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। ये इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, बताइए मुझे। भले ही मैं मान लूँ कि ये ठीक है आपने लिखा है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। कर्क रेखा आप गुजार दीजिए, लोग को समझ में आ जाएगा कि उष्णकटिबंध में अपना देश है, अपना देश भारत बना लीजिए। उसमें से कर्क रेखा बस दिखा दीजिए, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, छोटा सा मैप। मेरे से खराब ड्राइंग थोड़ी न होगी। ये बस गुजार दिया और यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखा कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा से गुजरती अपने देश से। सबको पता चल जाएगा कि उष्णकटिबंध में हम लोग रहते हैं। ये बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके,
उसके बाद से इन्होंने संभावना लिखी है और संभावना ने अच्छा पॉइंट लिखा है, लेकिन 42 सोलर पार्क स्थापित, इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हो ना कि और कितने स्थापित करने हैं हमें। जो स्थापित हो चुका है वो तो ठीक ही है, जो स्थापित किए जा चुके हैं वो तो हो गया कि जो हमने प्राप्त कर लिया है। संभावना का मतलब होता है आगे क्या पोटेंशियल है हमारे पास। डिमांड ज़्यादा है, नहरों पर लगा सकते हैं, तालाबों पर लगा सकते हैं, नदियों पर लगा सकते हैं, डैम पर लगा सकते हैं। हम इकोनॉमी में कुछ हमने लक्ष्य रखा हुआ है, 2030 तक का रखा हुआ है, 2035 तक का, 2070 में हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना है, कोयले पर अपनी निर्भरता कम करनी है, तेल पर अपनी निर्भरता कम करनी है। इसलिए हमारे पास संभावनाएँ ज़्यादा हैं। संभावना का मतलब होता है पोटेंशियल। क्यों हमें ये चाहिए? क्योंकि हमारे पास इतनी सारी समस्याएं और इतने सारे संभावनाएं हैं हमारे पास। समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस ओर लिख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लिखा उच्च सौर विकिरण स्तर प्राप्त होता है, बिल्कुल सही लिखा है। भारत में ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना वैश्विक स्तर प्रति मेगावाट सबसे कम पूंजी लागत है, इसलिए भी भारत में संभावना है, बिल्कुल सही पॉइंट है ये। विशाल भूमि क्षेत्र सौर परियोजना के लिए, तो इसका उदाहरण लिखना था आपको, कौन कौन से सुधार सौर परियोजना अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। राजस्थान के कच्छ में लगा रहे हैं हम लोग, कानपुर के पास समीप उत्तर प्रदेश हम लोग लगा रहे हैं, कर्नाटक में भी हम लगा रहे हैं, तो ये सब लिखिए यहाँ पर नाम। उसके बाद से ये आ गए क्षेत्रीय विभिन्नता पर, जिसमें इन्होंने मैप बनाकर दिखाने की कोशिश की है और क्षेत्रीय विभिन्नता सही लिखा था, लेकिन इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था। राजस्थान में देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है। तो ये कुछ तरीके से आप लिख सकते थे। फिर चुनौती लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए। एक ठीक ठाक आंसर मान सकते हैं इसको कि ठीक लिखा है इन्होंने, ठीक लिखा है। जो डिमांड था उसको तो कम से कम लिखने की कोशिश की, यही चीज़ सबसे पहले मैं देखता हूँ। ओके, तो ये कुछ आंसर के द्वारा आपको अंदाज़ा लग गया होगा किस प्रकार से लिखा जाता है। ओके, 1857 का भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर गाइडेंस की तरफ हम लोग चल लेंगे। 1857 वाले सवाल में मैंने पूछा था कि क्रांति के कारण और प्रकृति की समीक्षा कीजिए। प्रकृति के बारे में बताना था, नेचर का मतलब क्या होता है कि भाई आंदोलन किस प्रकार का था। जैसे आपके बारे में बोला जाता है ना कि आपका नेचर कैसा है, या किसी इंसान का नेचर कैसा है, एग्रेसिव ज़्यादा है या कूल इंसान है, गुस्सा ज़्यादा नहीं करता, ये नेचर होता है। उसी प्रकार से विद्रोह का भी एक नेचर होता है कि विद्रोह बड़ा था, विद्रोह छोटा था, विद्रोह की सैनिक विद्रोह था केवल, या राष्ट्रीय विद्रोह था, जन विद्रोह था केवल, या छोटे मोटे जमींदारों का विद्रोह था। तो ये विद्रोह की प्रकृति हो गई है ना। हर चीज़ का प्रकृति होता है, नेचर होता है। तो वही आपसे पूछा गया था। समझ में आ गया होगा प्रकृति का मतलब क्या होता है। तब प्रकृति को कैसे जानेंगे हम, विद्रोह के प्रकृति को? तो कुछ जाने माने लोगों ने इस पर कमेंट किया होगा, कुछ इतिहासकारों ने अपने अपने उद्देश्य के हिसाब से, अपने अपने विचारधारा के आधार से इस पर कमेंट किया होगा। औपनिवेशिक विचारधारा के इतिहासकारों ने इसको औपनिवेशिक मानसिकता के साथ कमेंट किया होगा। केवल और केवल सैनिक विद्रोह था, हिंदू मुस्लिमों का, सिख ईसाइयों के खिलाफ विद्रोह था, और बहुत गंदे गंदे शब्द यूज़ किए गए हैं। और भारतीय इतिहासकार इसको बोलेंगे नहीं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। बी डी सावरकर का ले सकते हैं, पंडित नेहरू का ले सकते हैं, और भी बहुत सारे लेखक का आप ले सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। इन्होंने पहले लिखा भाई कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है क्या, उसके बाद उसके कारण लिख दिए, और शॉर्ट में लिखना था, शब्द सीमा तय होती है, उन्होंने शॉर्ट में फिर लिख दिया इसको। उसके बाद से ये कहाँ पर आ गए, विद्रोह के केंद्र को ही बता दिया। उसके बाद प्रकृति बताया इन्होंने, जो कि बहुत अच्छा बताया इन्होंने, बहुत ही अच्छा लिखा। प्रकृति के बारे में, सबके बारे में लिखा, दोनों पक्षों को लिखा है, और लेखकों के नाम के साथ एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन करना क्यों जरूरी होता है। प्रकृति में केवल और केवल 80% बच्चों ने क्या किया था, केवल और केवल फैक्ट लिखकर छोड़ दिए थे कि आर.सी. मजूमदार ने ये कहा, बी डी सावरकर जी ने ये कहा, बाहर के लेखकों ने ये कहा। ये तो फैक्ट हो गया। क्यों कहा वैसा, क्यों कहा औपनिवेशिक लेखकों ने इसको केवल सैनिक विद्रोह? क्योंकि इस विद्रोह को छोटा करके आंकना चाहते थे। अगर ये विद्रोह छोटा होता तो अंग्रेजों की नीति इतनी ज़्यादा बदल नहीं जाती। तो इस उन्होंने एक्सप्लेन किया, बाकी बच्चों ने एक्सप्लेन नहीं किया था इतने अच्छे से। आपको जोड़ना होता है चीज़ों को, क्यों कहा किसी ने, ठीक है। तो उसके बाद से इन्होंने बताया, उसके बाद से इन्होंने ये भी बताया कि आज़ादी के पश्चात पंडित नेहरू जी ने कुछ लेखकों को बोला कि भैया 1857 का इतिहास लिखिए। तो उसके द्वारा ये तय किया गया कि ये जो इतिहास था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था, ये ना तो स्वतंत्रता संघर्ष था, ना विद्रोह, नहीं सॉरी मैं कुछ और बोल गया। इन्होंने बोला कि यह विद्रोह ना तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संघर्ष था, यह विद्रोह आयोजित और स्वतः स्फूर्त था। इस तरह का कुछ कमेंट किया इतिहासकार ने। तो ये पूरा का पूरा आपको कंक्लूड करके लिखना होता है अंत में, ठीक है। और हर समय मैंने एक ही चीज़ बोला है कि सवाल को बांटकर 50-50 लिखा कीजिए। मैं तो थोड़ा सा लिबरल होकर दे भी दूंगा नंबर आपको। यकीन मानिए एग्ज़ाम में जो लोग चेक करते हैं ना, बीपीएससी और यूपीएससी वालों कॉपी में, वो बिल्कुल नंबर नहीं देंगे आपको अगर आप कुछ भी लिख कर आ जाएंगे। तो दोनों हिस्सों को बराबर बराबर लिखिए,
कम लिखने पर भी अधिक मार्क्स मिलते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। 250 शब्द बोला गया है, अगर आपने 100 शब्द में ही पूरी आंसर को अच्छे तरीके से लिख दिया ना, फुल मार्क्स मिल सकते हैं आपको। पिछले बार 67th का एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ। 67th के मेंस में एक पूछा गया था सवाल अग्निवीर वाला। एक स्टूडेंट ने क्या किया पता है आपको, वो लास्ट समय में नहीं लिख पा रहा था, तो उसने पता है क्या कि अग्निवीर के बारे में जो सवाल पूछा उसको बस पॉइंट में लिख दिया, 10 पॉइंट ऐसे पॉइंट बनाकर लिख दिया, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि लॉन्ग फॉर्मेट में था। बस पॉइंट बनाकर लिख देने पर उसको सबसे अच्छे मार्क्स उस सवाल में मिल गए। भूमिका, कंक्लूजन, इनमें फंस के आप रहेंगे तो रह ही जाएंगे। जो सवाल पूछा गया उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिए। रैंक 1 का मैंने कॉपी किसी स्टूडेंट ने ही भेजा था ग्रुप में, देखिएगा ज़रा कितना पॉइंट टू पॉइंट सटीक लिखने की कोशिश की गई है। ओके, समझा दिया मैंने सब कुछ। अब चलते हैं अपने मुख्य गाइडेंस की तरफ। गाइडेंस क्या है? तो गाइडेंस मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, जिसमें मैंने बताया था, क्योंकि उस समय एग्ज़ाम का डेट नहीं आया था, तो उसमें मैंने बताया था कि 1 दिसंबर से 1 जुलाई का आप टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था कि उसके बाद अगर आपका, क्योंकि डेट नहीं आया था उसमें इसलिए क्लियर नहीं था, तो उसके मैंने 2 हिस्सों में बांटा था कि 1 दिसंबर से 1 अप्रैल तक आप मेंस की तैयारी कीजिए और 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक आप पीटी की तैयारी 3 मंथ के लिए कर सकते हैं। मुझे था अंदाज़ा कि जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन सितंबर तक चला गया। तो अब देखिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा ज़रा और फॉलो भी कीजिएगा, ऐसे ही नहीं होता हवा में सब कुछ। सबसे पहले 30 दिसंबर से 30 जून, है ना, ये पूरा का पूरा मेंस के लिए अच्छे से तैयार कीजिए और पढ़िए। इसमें मेंस की तैयारी के साथ साथ क्या पढ़ना है आपको, जीएस और करंट अफेयर डेली पढ़ना है। पीटी का 80 से 90% तैयारी आपका इसी के दौरान हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 30 जून से 30 सितंबर, जिसमें आपका अंतिम एग्ज़ाम के 2-3 दिन आपका इधर उधर में जाता है, लगभग में 3 महीने आपके पास किसके लिए होगा, तो जो आप इस दौरान पढ़ेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज, प्लस करंट एमसीक्यू, प्लस आपका करंट का जो भी चीज़ें कंप्लीट करना रहेगा, रिवाइज करना रहेगा, रिवीजन, और प्लस पीटी की तैयारी। लास्ट का 3 मंथ किसके लिए, 3 मंथ पीटी प्लस रिवीजन। रिवीजन किसके किसके थ्रू होता है गुरु, तो ये होता है, पहला होता है कि जो आपने बुक पढ़ा है, नोट्स बनाया है, उसको आप रिवाइज़ करेंगे। नोट्स कब बनाएंगे, तो इसी 4 महीनों में। दूसरा आप क्या पढ़ेंगे इसके दौरान, आप करेंगे इसके दौरान टेस्ट सीरीज। तीसरा क्या होगा, ये भी रिवीजन का तरीका होता है। तीसरा होगा आपका कि एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा आपको, एनसीईआरटी एमसीक्यू, घटना चक्र एमसीक्यू, यूपीएससी प्रीवियस ईयर पीटी एमसीक्यू मैं एक्सप्लेन करके बताऊँगा, मेरे लिए आसान है वो चीज़, मैं समझा दूँगा। ये होगा सारा रिवीजन का तकनीक। उसके अलावा नोट्स जो आपने पढ़ा है वो तो होगा ही। करंट के जो भी सोर्स रहेंगे, आप मंथली मैगजीन उनको रिवाइज करेंगे। आप मंथली मैगजीन का नोट्स मत बनाइएगा, इस तरह गलती मत कीजिएगा। नोट्स वगैरह करंट के कभी नहीं बनाने होते हैं। मंथली मैगजीन जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको आप लेकर कर सकते हैं। साथ में अभी जो मैं आपको आंसर राइटिंग करवाऊंगा उसको भी आप रिवाइज करने के लिए वहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, अब चलते हैं कि भाई अभी किस प्रकार से, कैसे, कहाँ से शुरू किया जाए। तो देखिए आपके पास कितने सारे सब्जेक्ट हैं। करंट अफेयर है डेली 1 आवर, 1 घंटा से 1.5 घंटा कम से कम किसके लिए रखना है, तो करंट अफेयर को पढ़ना है डेली, जिसमें आप 40 मिनट का एक वीडियो देख सकते हैं। अगर आप स्पीड बढ़ा कर देखेंगे तो 25 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा एक न्यूज़पेपर खुद से पढ़िएगा, एडिटोरियल का सेक्शन पढ़ सकते हैं, स्पोर्ट वगैरह का न्यूज़ कवर कर सकते हैं, और मंथली मैगजीन आपको पढ़ना पड़ेगा डेली कम से कम 1 घंटा से 2 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा मुश्किल से रखिए, किसके लिए, करंट अफेयर के लिए। ओके, उसके अलावा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल, इनको आप समय दे सकते हैं। 1 घंटा रोज़ करंट के लिए और 1 घंटा लिखने के लिए होना चाहिए, आपके पास होना ही चाहिए। ये 2 काम बस आपको फिक्स करने हैं। उसके अलावा आपके पास जो भी समय बचता है, 6 घंटा 7 घंटा, आपकी अपनी कैपेसिटी है। मैं तो बोलूँगा कम से कम 9 आवर तक का तो रखिए ही स्टडी का, उससे कम मत रखिएगा। अगर आपको वाकई बीपीएससी पास करना हो तो 2024 के लिए, अगर उसके आगे का आप सोच रहे हैं 25, 26, 27, 28, 29, 30, तब तो आप 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो भी वो मेरे उपकार करेंगे। आप वो भी मत पढ़िएगा, फिर तो आप छोड़ ही दीजिएगा, है ना, तो उसका तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन कम से कम 9 आवर तो रखिएगा। अगर आप ड्यूटी करते हैं तो अपने हिसाब से टाइम मैनेज कीजिएगा, ब्लूटूथ लगाकर, मोबाइल पर फ़ोटो खींचकर, किसी प्रकार से आप जहाँ पर भी हैं, ड्यूटी पर में हैं या फ़ोन में फ़ोटो खींच कर ले जाइए कोई चीज़ का और उसको पढ़ लीजिए बैठकर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो यानी कि 2 घंटा आपका किस में गया, तो करंट प्लस किस में गया, करंट के साथ साथ लिखने में गया।
उसके अलावा जो भी आपके पास समय बचता है उसमें जीएस को टारगेट करना है। कैसे टारगेट करना है वो ज़रा मैं बता देता हूँ। एक बेसिक टॉपिक से मैं लेकर चल रहा हूँ, उसका अलावा भी आपका टारगेट हो सकता है। ऐसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में 3 सेक्शन है, एंशिएंट है, मिडेवल है और आधुनिक है। इसमें एंशिएंट को आप 15 दिन दे सकते हैं। 15 दिन में कोशिश कीजिए कंप्लीट कर लें। अगर 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं तो 20 दिन का टारगेट कर लीजिए कि 20 दिन में मुझे 4-4 घंटे या 3-3 घंटे रोज़ एंशिएंट पढ़ना है, 3-3 घंटे रोज़ पॉलिटी पढ़ना है। चैप्टर मैं अवेलेबल करवा दूंगा मंडे से आपको, और खुद से भी आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी के लिए सोर्स वगैरह तो बता ही चुका हूँ, 11th की एनसीईआरटी होती है मात्र। और इसको 15 दिन में टारगेट कीजिए कि अभी से लेकर, जैसे आज 21 तारीख हो गया तो 5 जनवरी से पहले तक, 6 जनवरी तक मुझे एंशिएंट हिस्ट्री किसी भी हालत में, अगर रोज़ 8 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा बुक, तो मैं पढ़ के ख़त्म करूँगा, ये करूँगी। टारगेट बनाइए। पहले बार में आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो 15 दिन की जगह 10 दिन कर सकते हैं। उससे भी कम समय में आपको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। इसी प्रकार से मध्यकाल का भी ले सकते हैं, आधुनिक भारत का भी ले सकते हैं। 1 ही घंटा लिखने पर देना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1 आवर केवल लिखने के लिए रखिए, 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, और 1 से 1.5 घंटा आप करंट के लिए रोज़ दीजिए। उसके अलावा जितना भी समय बचता है उसमें केवल और केवल लिखना, पढ़ना है, किताबों को पढ़ना है, क्योंकि कंटेंट नहीं होगा तो आप लिखेंगे कहाँ से। ज़्यादा समय लिखने पर देना नहीं है, 1 से 1.5 घंटा ज़्यादा और 1 से 1.5 घंटा करंट पर देना है। बाकी जीएस पढ़ना है। पॉलिटी है, पॉलिटी को टारगेट कीजिए कि किसी सब्जेक्ट के साथ में, जैसे 4-4 घंटे ही रोज़ पॉलिटी पढ़ रहे हैं या 3-3 घंटे ही रोज़ पढ़ रहे हैं, 3 घंटे पॉलिटी पढ़ रहे हैं, 3 घंटे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो 15 से 20 दिन 25 दिन में इसको कंप्लीट कर जाइए चैप्टर वाइज। रीडिंग मारना है शुरुआत में। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, लेकिन रीडिंग तो मारेंगे ना, पहली बार में समझ में आएगा। अगर आप वीडियो के फॉर्मेट में कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। मैं भी एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, कंप्लीट करवाऊंगा। जब मैं बोलता हूं तो कंप्लीट करवाऊंगा, ओके। इसी तरह से इकोनॉमिक्स को ले सकते हैं। 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है या दृष्टि की बुक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी सबसे बेहतरीन होता है। टारगेट होना चाहिए कि 20 दिन के अंदर मुझे इसको कंप्लीट करना है, 25 दिन के अंदर करना है, 21 दिन के अंदर करना है, 7 दिन के अंदर करना है। जो आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से होना ही चाहिए। नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, कभी डिसिप्लिन नहीं बन पाएगा पढ़ने का, कभी टारगेट बन ही नहीं पाएगा पढ़ने का, और कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा ये, ओके। इसी प्रकार से ज्योग्राफी को ले सकते हैं। मैं चैप्टर अवेलेबल करवाऊंगा, इसका चिंता मत कीजिए। 6, 7, 8 और 9 का 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ज्योग्राफी का, बाकी भी मैं कर दूंगा। खुद से भी प्रयास कीजिए। दृष्टि की ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं आप, बुक बेहतरीन बुक है, उसको कंप्लीट कीजिए चैप्टर वाइज, कि आज मुझे 4 चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है, ऑन एनी हाउ पढ़िए उसको, ओके। नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है। करंट अफेयर तो डेली पढ़ना है। साइंस के लिए एकमात्र स्रोत होता है, वो स्रोत क्या होता है, तो होता है आपका 6 से 12th एनसीईआरटी और प्लस करंट अफेयर। क्योंकि साइंस एंड टेक से पहली बार साइंस एंड टेक से 69 बीपीएससी में सवाल पूछे गए हैं। वैक्सीन से रिलेटेड 3 से 4 सवाल थे, और भी बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो साइंस एंड टेक के सवाल थे, करंट अफेयर से जोड़ के पूछा गया है, ओके। तो ये मैंने बताया है सब्जेक्ट वाइज। टारगेट अगर आप नहीं कर रहे हैं, सोर्स एक ही रखिए। जैसे पॉलिटी का एकमात्र स्रोत रखिए कि मुझे लक्ष्मीकांत करना है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी रखिए कि मुझे 1 सप्ताह में 6 से लेकर 8 तक के एनसीईआरटी कंप्लीट कर देना है। 9, 10, 11, 12 में समय लगता भी है पॉलिटी में, बाकी बच्चों वाली चीज़ें हैं। रीडिंग मार्केट बढ़ जाइए। आंसर लिखना नहीं आ रहा तो उसके पीछे के आंसर्स को लिखिए, लिख कर मुझे भेजेंगे तो मैं चेक कर दूंगा, अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो, ओके। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ पेड को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि छोटा सा प्राइस है यार, 299 का तो आप रिचार्ज करवाते होंगे, है ना। इससे सस्ता और क्या होता है बताइएगा मुझे। वो भी आप 6 महीने का जाते हैं तो 1500 में 1600 में मात्र कर देता हूँ मैं, 1600 है ना। 30 दिसंबर से 30 जून के लिए मेंस की तैयारी कर सकते हैं। 30 जून से 30 सितंबर पीटी की तैयारी कर सकते हैं। डेली रूटीन का मैंने बता ही दिया है कि 1 से 1.5 घंटा करंट, 1 से 1.5 घंटा रिटर्न। उसके अलावा स्टडी सब्जेक्ट वाइज 15-15 दिन का टारगेट कीजिए। 15 दिन में मुझे एंशिएंट और पॉलिटी ख़त्म करना है, अगले 15 दिन में मुझे मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स ख़त्म करना है। टारगेट नहीं बनाएंगे तो कभी ख़त्म नहीं होगा। एनसीईआरटी भी मैं शुरू कर चुका हूँ, कंप्लीट भी जल्द ही कर दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिएगा, ओके। और यही था पूरा बताना था मुझे। 39 मिनट के लिए मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट भी आपका बर्बाद नहीं किया होगा, ओके। कैसा लगा है वीडियो बताने की कोशिश कीजिएगा कमेंट करके। कहीं पर कुछ खामी रह गई हो तो भी बता सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।